Good morning, students. After studying methods, we will discuss about the approaches of English teaching. As you are seeing here, today we will discuss about structural and situational approach. So first, structural approach. Structural approach is also known as oral approach because in this approach more emphasis on speech. That's why it is known by the oral approach. Situational approach, as you are seeing here, in this approach the basis of teaching is structures. इसमें टीचिंग स्ट्रक्चर्स कराए जाते हैं, पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश के पढ़ाए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच. Structural approach is scientific study of the fundamental structures of English language. इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड उनका एनालिसिस करते हैं और उनको हम लॉजिकली और अरेंजमेंट में उनको अरेंज करते हैं. दैट्स वाई स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. vocabulary को एक्विज करने से ज़्यादा mastery of structures होना अति आवश्यक है. तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, structures और patterns is made up of words. जो structures हैं, pattern हैं इंग्लिश के, वो वर्ड से बनते हैं which are arranged in a specific orders. उन वर्ड्स को बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे, मीनिंगफुल ऑर्डर पे अरेंज किया जाता है. इंग्लिश हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर्स एंड एम्फसाइज ऑन कमांड ऑन स्ट्रक्चर्स. इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चरल अप्रोच स्टूडेंट्स हैव कमांड ऑन स्ट्रक्चर्स, मैनी स्ट्रक्चर्स, सो दैट ही विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजीली. 100 सेंटेंस ऑफ इंग्लिश have 600 structural words. Only English sentences 100 have 600 structural words. कम सेंटेंस के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने दिया भी है एक एग्जांपल कि गन्नू इज़ गन्नू देयर इज़ देयर गन्नू इज़. ओनली थ्री वर्ड्स आर देयर और उस 3 वर्ड्स को हमने 3 स्ट्रक्चर्स फ्रेम किए हैं. सो इन स्ट्रक्चर मीनिंगफुल वर्ड्स आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू कन्वे देयर मीनिंग. जो वर्ड्स हैं उनको हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिससे कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से उसकी मीनिंग समझ में आए. सो स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर इन ए सर्टेन ऑर्डर. वी कैन से हम सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को सर्टेन ऑर्डर में पढ़ाते हैं. दैट्स वाई द स्टूडेंट्स आर लर्नर्स इज एबल टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज इन वेरी easy way. Now after the seeing meaning of structures method, we will see characteristics of this structural approach. In this characteristics we will see mastery of 275 structures. A learner should be mastery of 275 structures and 3000 root words. रूट वर्ड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, एक वर्ड जिससे कि और दूसरे प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके नए वर्ड्स का निर्माण किया जाता है, उन्हें रूट वर्ड्स कहते हैं. तो 275 स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए एंड 3000 रूट वर्ड्स इंग्लिश के होने चाहिए. इस अप्रोच के माध्यम से इंग्लिश सीखना है तो स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वन वर्ड ऑर्डर. जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि वर्ड को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करते हैं
तो उससे बच्चा इंग्लिश को आसानी से लर्न करना सीखता है। द टीचर क्रिएट मीनिंगफुल सिचुएशंस इन द क्लास। स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है और वो मीनिंगफुल सिचुएशंस क्रिएट करता है। इसके लिए उसको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच में। वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम पॉलिसी, इसमें एक बार में एक ही स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और फिर उसके थ्रू बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हमने दिया बर्ड्स फ्लाई, सो फिर बच्चा उससे और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इज बर्ड्स फ्लाई लाइक दिस, ही मेक्स मैनी सेंटेंसेस एंड जैसे रवि लिव्स इन जोधपुर, माई मदर लिव्स इन जयपुर। इन दिस वे one structure is used one time. Pupils mistake promptly corrected, as you are seeing कि learners जो हैं उनकी जो mistakes होती है वो उसी टाइम क्लास में करेक्ट कर दी जाती है। जो भी वो सेंटेंस फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में उनकी मिस्टेक होती है तो एट द सेम टाइम टीचर करेक्टेड देयर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेडेड, इट्स वेरी important. I have already told you in earlier method that जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रेडेड होने चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल दे करके बताएं एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। इन क्लास में टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, प्रदर्शन करके स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। स्पीच इज एम्फसाइज, एज आई टोल्ड यू इट इज कॉल्ड ओरल मेथड, सो इट इज़ यूज एज अ डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में ही बोलना होता है और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स आल्सो encouraged to speak in English only, so their conversation and fluency also improve with the help of this approach. Active participation of learner, as you know, जब learner active participate करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी अप्रोच के द्वारा, तो इस अप्रोच में लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेट रहता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर लर्न दिस सेकेंड लैंग्वेज वेरी इजीली एंड बिकॉज ही टेक्स इंटरेस्ट, दैट्स वाई ही टेक पार्टिसिपेट। स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, दिस पॉइंट इज वेरी एसेंशियल, सो पे अटेंशन अबाउट दिस पॉइंट कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेगा वो स्ट्रक्चर्स यूजफुलनेस होना चाहिए, उसे डेली यूज में वो यूज कर ले, ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करना सिखाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हो, एक ही वर्ड से वो बहुत सारे वर्ड प्रोड्यूस कर सके, एक सिंपल स्ट्रक्चर से वो और बहुत सारे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी प्रोड्यूस कर सके। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो। सिंप्लिसिटी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल उनको सिखाना चाहिए, सीता इज़ गुड, एंड फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे स्ट्रक्चर्स हों जिन्हें बार बार रिपीट किया जाए, जिससे कि बच्चा घर में, पूरे दिनचर्या में, होमवर्क में, क्लास में, अपने सोशल गैदरिंग्स में, वो सभी जगह फ्रीक्वेंटली उन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सके। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर्स ही विल एबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजीली। टीचेबिलिटी, such type of structures should be selected by the teachers which are teachable in the class very easily. So it is very important point, the structure should be usefulness for the learners, productivity for the learners, simplicity for the learners, and frequency. And along with this teachability, structure should be used by the teachers in the class so that student can learn and enhance this English language very easily. Next point we are seeing here, gradation. I have told you earlier in order of difficulty. जहाँ डिफ़िकल्टी हो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, वहाँ ग्रेडेशन के रूप में यूज किया जाना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल सेंटेंसेस, देन उनको
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ, स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना चाहिए. नाउ वी आर सीइंग हियर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. कुछ हमने यहाँ टाइप्स लिए हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. उसमें आप देखेंगे पहला है सेंटेंस पैटर्न. सेंटेंस पैटर्न, द वर्ड पैटर्न मीन्स मॉडल from which many things of the same kind and shape can be made, like we can say houses which look the same, or shoes make alike, or the number of lorries all of the same size and shape, though perhaps of different colors. So sentence pattern is therefore a model for sentence which will be of the same shape, एक ही शेप के, एक ही कंस्ट्रक्शन के, although made up of different words, बहुत सारे वर्ड्स से बनाते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस पैटर्न सेम होता है. जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, जैसे it's 5 o'clock, are you going? So talking the first model sentence, we can make many sentences like it's 6 o'clock, it's 12 o'clock, etc. We can make many pattern. So sentence pattern, the type of structure. Next we are seeing here phrase patterns. Phrase patterns, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं phrase, as you know what is phrase. Phrase is a word or a group of words which express an idea without its being a sentence. सेंटेंस नहीं बल्कि वर्ड में मीनिंग को एक्सप्रेस कर देता है, क्लॉज को मीनिंग में एक्सप्रेस कर देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कुछ दिया हुआ है, अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, इनटू द बास्केट, लिसनिंग टू, टॉकिंग टू. इस तरह से बहुत सारे हम फ्रेज बना करके स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फार्मूलाज. फार्मूलाज वी कैन से दैट फार्मूलाज आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स. कुछ ओकेजन्स पर हम कुछ फार्मूलाज को यूज करते हैं, जैसे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, पार्डन प्लीज, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्यूज मी. इस तरह से बहुत सारे फार्मूलाज का यूज करके हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और स्टूडेंट इसके थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं. एंड लास्ट वन वी कैन सी idioms. This is also the types of structure. Idioms like born with the silver spoon, to err is human, और बहुत सारे idioms come in this category. So these should be taught as a whole. So with the help of these types of structure, students, learners can learn this foreign language very easily. After the seeing this situational approach, structural approach, we will see here situational approach. जैसा कि इसका नाम ही है situational approach, means बच्चे को कोई भी भाषा सिखाने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जिससे कि वो धीरे धीरे बाद में समझने लगता है. फॉर एग्जाम्पल मदर टंग ही है, तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो उसके सामने जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से वो सीखता है. सपोज उसने गर्म आग को छू लिया, वो सिचुएशन, रियल सिचुएशन को फेस किया, तो अब उसको पता चल गया कि ये चीज़ गर्म है और इससे हम जल जाते हैं. सो सिचुएशनल अप्रोच, दिस अप्रोच बेसिकली tries to teach English as a child learns his own mother tongue. As I told you, the main standpoints of mother tongue learning are whatever the child understand, whatever the child express, is connected with his own life. Every item of mother tongue is learned in real situation. हमने अभी बताया आपको जैसे आग छूने वाली बात,
and situation in which the child learns the mother tongue are repeated again and again. उस सिचुएशन को बार बार रिपीट किया जाता है जो मदर टंग में सीखता है. तो इस तरह से ये जो रियल सिचुएशंस हैं, तो इट कैन बी कंडक्टेड दैट सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश शुड बी टॉट बाय फॉर्मिंग लिंक्स बिटवीन न्यू वर्ड्स एंड रियल सिचुएशन. यहाँ पर टीचर को बहुत मेहनत करनी होती है रियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्लास में. अब इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि हाउ टू क्रिएट रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम. दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, not a theoretical one. The situational approach merely tries to solve this practical problem. Therefore, this indicates how a teacher should create a real situation in the classroom. Now, we can see some characteristics of this situational approach. We are seeing here, teacher gives a statement of his actions. Continue in the class. He is repeating, giving statements of his action, what he wants to explain to the students in the class. More emphasis on revision. But again and again, he repeat the sentences. He revise the structures to create the real situation in the class so that student can understand what the teacher wants to convey the message to the students. Several examples are given in short period. Whatever the period teacher got to teach this language, for example 45 minutes. So within the 45 minutes he has to explain that content by giving many examples, because mother tongue is prohibited to use this situational approach, so that he has to repeat again and again to create the real situation. For example, he wants to tell any story. Suppose he is not having any materials, so he has to express with the stimulus variation, with the giving of illustrations. With that period, because his motto is to fulfill the content also within 45 minutes. So he repeats, and he gave many illustrations to within short period to illustrate and comprehend, and learners should be able to learn and can get the correct idea what the teacher wants to teach in the class. Appropriate materials are used to create real situation. It is very important characteristics. अगर आपको जो भी पढ़ाना है उसका appropriate material क्लास में रियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाना चाहिए. अदरवाइज बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं या क्या बता रहे हैं. तो चेन ऑफ एक्शंस ऑफ टीचर इज अनब्रोकन. टीचर कंटिन्यू, वो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, इंटरलिंक्ड वो सिचुएशन क्रिएट करता रहता है. सो कांस्टेंट रिपीटेशन, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. मैनी अपॉर्चुनिटीज आर ऑफर्ड टू लर्नर्स टू एसोसिएट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड करस्पॉन्डिंग सिचुएशंस. सो आपने देखा स्ट्रक्चरल एंड सिचुएशनल अप्रोच. नाउ एज आई थिंक आपको मेथड्स और अप्रोचेज काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, और इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बीएड के साथ साथ आपके जो सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का आप एग्ज़ाम देंगे टीचर बनने का, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड आते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, read it very minutely. Thank you.